भारत की जाति व्यवस्था ये एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने की कोशिश न जाने कब से हो रही है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इसका जवाब 100 साल से भी पुराने 1916 के एक सिद्धांत में छिपा हो। आज हम उसी सिद्धांत की गहराई में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक ही कल्चर के लोगों के बीच ये दीवारें आखिर खड़ी कैसे हुईं। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। अच्छा सोचिए तो जरा, एक समाज जो भाषा से, संस्कृति से, इतिहास से, हर तरह से एक दूसरे से जुड़ा हो, उसके अंदर बंटवारे की दीवारें कैसे खड़ी की जा सकती हैं? ये कोई ईंट पत्थर की दीवारें तो है नहीं, ये तो वो अदृश्य रुकावटें हैं जो लोगों को एक दूसरे से अलग करती हैं। और यही सवाल इस पूरे सिद्धांत के केंद्र में है। और यहीं पर यह सिद्धांत एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने रखता है। देखिए, आमतौर पर हम क्या सोचते हैं कि जाति शायद अलग अलग नस्लों या संस्कृतियों को दूर रखने के लिए बनाई गई होगी, लेकिन ये थ्योरी कहती है नहीं, असल में जाति का जन्म एक ही सांस्कृतिक ग्रुप को तोड़ने से हुआ। मतलब ये बाहर से आए लोगों को अलग करने के बारे में था ही नहीं, बल्कि अपनों के बीच ही दीवारें खड़ी करने के बारे में था। है ना थोड़ी अजीब बात? तो हमारी पड़ताल का पहला पड़ाव ये समझना है कि जाति आखिर इतनी बड़ी गुत्थी है क्यों। सदियों से बड़े बड़े विद्वान इसका सिर पैर समझने में उलझे रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत की अपनी सांस्कृतिक एकता। अगर यहाँ के लोग इतने गहरे लेवल पर एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो फिर ये बंटवारा आया कहाँ से? यही वह सवाल है जिसका जवाब हम ढूंढ रहे हैं। आप देखिए, किसी भी रहस्य को सुलझाने के लिए सबसे पहले सही सुराग खोजना पड़ता है, और इस मामले में हमारा पहला सुराग है जाति शब्द की सही परिभाषा। इस सिद्धांत के लेखक ने क्या किया, उन्होंने पहले के एक्सपर्ट्स की सारी परिभाषाओं को खंगाला, ये देखने के लिए कि आखिर वो कौन सी जरूरी चीज है जो सबकी नजरों से छूट रही थी। उस वक्त कुछ आम परिभाषाएं थीं, जैसे सेनाट ने इसे छुआछूत और पवित्रता अपवित्रता से जोड़ा। नेस्फील्ड ने शादी और साथ में खाने पीने के नियमों पर जोर दिया, और रिस्ले ने कहा कि ये बस एक ही पेशे वाले परिवारों का एक ग्रुप है। अब ये सारी बातें जाति का हिस्सा तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन 1916 का ये पेपर कहता है कि ये तो सिर्फ लक्षण है, बीमारी की असली जड़ नहीं। ये सब के सब इसके मूल मैकेनिज्म को पकड़ने से चूक गए। फिर सामने आई डॉक्टर केतकर की परिभाषा, जो इस रहस्य की काफी करीब पहुंच गई। उन्होंने दो बातें कहीं, एक कि सदस्यता सिर्फ जन्म से मिलती है, और दूसरा कि अपने ग्रुप के बाहर शादी करना सख्त मना है। लेखक को लगा हाँ, बात तो यही है, लेकिन उन्होंने इस आइडिया को और शार्प किया। उन्होंने कहा कि ये दो अलग अलग नियम नहीं है, बल्कि एक ही ताले की चाबी के दो अलग अलग पहलू हैं। और वो चाबी है एंडोगैमी, यानी अंतर्विवाह, सिर्फ और सिर्फ अपने ही समूह के अंदर शादी करने का नियम। इस सिद्धांत के मुताबिक यही वो बुनियाद है जिस पर जाति का पूरा ढांचा खड़ा है। बाकी सब कुछ, खान पान के नियम, पेशा, ऊंच नीच की भावना, वो सब इसी एक नियम को जिंदा रखने के लिए बनाए गए सपोर्ट सिस्टम है। और यही कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। देखिए, भारत का समाज असल में बहिर्विवाह यानी एक्सोगैमी पर आधारित था। इसका सीधा सा मतलब था अपने कबीले या गोत्र से बाहर शादी करना। ये एक ऐसा नियम था जो अलग अलग ग्रुप्स को आपस में जोड़ता था, उन्हें मिलाता था, बिल्कुल वैसे जैसे अलग अलग नदियां आकर समुद्र में मिल जाती है। लेकिन जाति बनाने के लिए इस बहती हुई नदी पर अंतर्विवाह यानी एंडोगैमी का एक बांध बनाना पड़ा। एक ऐसा बांध जो इस पानी को अलग अलग नालियों में बांट दे और उन्हें आपस में मिलने से हमेशा के लिए रोक दे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि किसी ग्रुप ने फैसला कर लिया कि वो सिर्फ अपने अंदर ही शादी करेंगे, लेकिन ऐसा करने में एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने आती है। हमारी जांच का अगला पड़ाव यही है कि वो प्रॉब्लम क्या थी और उसे कैसे सुलझाया गया। जरा एक बंद कमरे की कल्पना कीजिए, जिसमें बराबर संख्या में पुरुष और महिलाएं हैं, और शर्त यह है कि शादी सिर्फ इसी कमरे के अंदर हो सकती है। अब सोचिए, अगर किसी एक की मौत हो जाए तो क्या होगा? अचानक उस कमरे में एक सरप्लस यानी अतिरिक्त आदमी या औरत होगी जिसके लिए कोई जोड़ीदार बचा ही नहीं, और यही अतिरिक्त इंसान उस बंद ग्रुप के नियम को तोड़ने का सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। और इस सरप्लस की समस्या का समाधान इस सिद्धांत के मुताबिक बहुत ही क्रूर था। जो अतिरिक्त महिला थी यानी विधवा, उसके लिए दो रास्ते थे। या तो उसे पति की चिता पर सती होना पड़ता था, या फिर उसे जिंदगी भर दोबारा शादी करने की इजाजत नहीं थी।
दोनों ही सूरतों में उसे ग्रुप से बाहर शादी करने से रोक दिया गया। और अतिरिक्त पुरुष यानी विधुर का क्या? उसके लिए समाधान था बाल विवाह। उसकी शादी एक ऐसी बच्ची से कर दी जाती थी जो अभी शादी के लायक भी नहीं है, ताकि जब तक वो बड़ी हो तब तक वो आदमी ग्रुप के अंदर ही रहे। ये प्रथाएं सिर्फ परंपराएं नहीं थी, ये एंडोगेमी की मशीन को चलाने वाले बेहद क्रूर पुर्जे थे। तो इस पूरे सिद्धांत का निचोड़ इस एक लाइन में छिपा है। सती, विधवापन, बाल विवाह ये सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए थे ताकि एक जाति के अंदर मर्दों और औरतों का बैलेंस बना रहे और कोई भी बाहर शादी करने पर मजबूर ना हो। यही वो मशीनरी थी जिसने जाति व्यवस्था को हकीकत में मुमकिन बनाया। तो ठीक है, हमने जाति की मशीनरी को तो समझ लिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस मशीन को सबसे पहले चालू किसने किया? वो कौन सा ग्रुप था जिसने ये सब शुरू किया? इस सिद्धांत के मुताबिक एक जाति असल में कुछ और नहीं बल्कि एक सोशल क्लास है जो अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर लेता है। ये एक ऐसा क्लास है जो खुद को दूसरों के लिए बंद कर देता है, अपनी एक एक्सक्लूसिव दुनिया बना लेता है। तो फिर ये पहली दीवार बनाई किसने? इसका जवाब खोजने का तरीका बहुत सीधा है। बस ये देखिए कि सती, विधवापन और बाल विवाह जैसी प्रथाओं का सबसे सख्ती से पालन कौन सा वर्ग करता था? सीधी सी बात है, जिस ग्रुप ने इन नियमों को सबसे कड़ाई से अपनाया होगा वही उसका आविष्कारक भी रहा होगा। और सारे सबूत एक ही तरफ इशारा करते हैं, पुरोहित यानी ब्राह्मण वर्ग। लेखक का निष्कर्ष है कि उन्होंने ही सबसे पहले खुद को एक बंद जाति के रूप में स्थापित किया और एक ऐसा पैटर्न बनाया जिसकी नकल फिर बाकी समाज ने की। लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल है कि सिर्फ एक ग्रुप के खुद को बंद कर लेने से ये चीज़ पूरे समाज में कैसे फैल गई? ये इस पहेली का आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी हिस्सा है। एक बंद दरवाजे से हज़ारों बंद दरवाजों का समाज आखिर बना कैसे? लेखक इसके लिए दो ताकतें बताते हैं। पहली है मनोवैज्ञानिक शक्ति यानी अनुकरण या कहें दूसरों की नकल करना, और दूसरी है एक यांत्रिक शक्ति, बहिष्करण यानी किसी को ग्रुप से बाहर निकाल देना। नकल की इस ताकत को समझाने के लिए लेखक समाजशास्त्री गैब्रियल टार्डे का हवाला देते हैं। टार्डे का सिद्धांत बड़ा सिंपल है। समाज में फैशन, विचार और बर्ताव हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। जो आम लोग होते हैं वो हमेशा ऊंचे दर्जे के लोगों की नकल करना चाहते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया कुछ इस तरह से काम करती है। सबसे पहले सबसे ऊंचे दर्जे वाले ब्राह्मण वर्ग ने खुद को एक जाति में बंद कर लिया। समाज में उनकी प्रतिष्ठा की वजह से उनका ये बंद दरवाजे वाला मॉडल एक फैशन बन गया, एक स्टेटस सिंबल बन गया। फिर बाकी के वर्गों ने अपनी सामाजिक हैसियत बढ़ाने के लिए इस फैशन की नकल करना शुरू कर दिया, और बस देखते ही देखते ये प्रथा एक संक्रामक बीमारी की तरह पूरे समाज में ऊपर से नीचे तक फैल गई। लेकिन इसके फैलने की दूसरी वजह नकल नहीं बल्कि मजबूरी थी। सोचिए, अगर किसी को उसकी जाति से बाहर निकाल दिया जाए तो उस जमाने में कोई दूसरी ऊंची जाति उसे अपनी दीवारों के अंदर आने नहीं देती थी। अब ऐसे में जिंदा रहने के लिए इन बाहर निकाले गए लोगों के पास अपनी एक नई बंद दीवार बनाने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। तो इस तरह एक ग्रुप का खुद को बंद करना दूसरों को भी बंद होने पर मजबूर कर देता था। तो इन सभी सुरागों को जोड़ने के बाद हमारे सामने जाति का एक पूरा मुकम्मल सिद्धांत उभर कर आता है। आइए इस 1916 के पेपर के अंतिम निष्कर्ष को एक साथ देखते हैं। तो इस पूरी पड़ताल का निष्कर्ष 4 हिस्सों में हमारे सामने है। पहला, कि भारत में असल में एक गहरी सांस्कृतिक एकता मौजूद थी। दूसरा, कि जाति इस एकता पर थोपा गया एक बनावटी बंटवारा है। तीसरा, इसकी शुरुआत ब्राह्मण वर्ग ने खुद को एक बंद ग्रुप बनाकर की। और चौथा, ये पूरे समाज में 2 तरीकों से फैली, या तो ऊंचे वर्ग की नकल करके या फिर जाति से बाहर निकाले जाने की मजबूरी के कारण। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। अगर ये पूरा का पूरा ढांचा नकल करने की इंसानी आदत पर बना है, तो क्या इसे एक नए और बेहतर व्यवहार की नकल करके तोड़ा भी जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस ऐतिहासिक सिद्धांत को आज के सामाजिक बदलाव की बहसों से सीधे सीधे जोड़ता है। वाकई सोचने वाली बात है।